नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हमें बचपन से ये घोट घोट कर पढ़ाया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हों। लेकिन फिर भी कितनी हैरानी की बात है कि हमारे इस धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश में हर धर्म के लिए अलग कानून है। लेकिन अब इस जंजीर को तोड़ने के लिए एक बार फिर आवाज उठी है, और यह आवाज आई है कर्नाटक हाईकोर्ट से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू कानून के तहत एक महिला को जन्म से बेटे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून में ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट की इतनी सख्त और तीखी टिप्पणी के बाद यह बहस छिड़ गई है कि यूसीसी क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए, और यह कब लागू होगी। देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर पीएम मोदी भी यूसीसी की वकालत कर चुके हैं। तो फिर अड़ंगा कौन लगा रहा है? आज पूरा सच में हम यूसीसी से जुड़े हर पहलू पर 360 डिग्री अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे यूसीसी का भूत, भविष्य और वर्तमान। आपको आज बताएंगे कि क्यों नेहरू ने कहा था कि हम मुसलमानों के शरिया कानून को छूने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिर नेहरू को किस बात का डर था? आज हम आपको बताएंगे यूसीसी पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार क्या थे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि पूरा सच का आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो क्या बेटियों को बेटे के बराबर हक मिलना चाहिए? यह सवाल आज भी हमारे चारों तरफ गूंजता है। इसी मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने के लिए तेजी से काम करें। कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि संविधान में दी गई बराबरी के खिलाफ है। इसलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी है। इससे सभी नागरिकों को, खासकर महिलाओं को, बराबरी का हक मिलेगा। ये टिप्पणी जस्टिस हंचाटे संजीव कुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामले में की है। यह मामला मुस्लिम महिला शहनाज बेगम की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर था, जिसमें उनके भाई बहन और पति के बीच विवाद हुआ था। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल उठाए और कहा कि यह कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है, जबकि मुस्लिम कानून में भाई को मुख्य हिस्सेदार और बहन को कम हिस्सेदार माना जाता है, जिससे बहनों को कम हिस्सा मिलता है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा है। और जस्टिस हंचाटे संजीव कुमार ने अपने फैसले में BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के भाषणों का हवाला देते हुए बताया कि वे सभी नेता एक समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि देश में एक जैसे नागरिक कानून होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले। आइए जानते हैं कि जस्टिस कुमार ने अपने फैसले में क्या कहा है। तो जस्टिस कुमार ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि भारत में सभी महिलाएं समान हैं। हालांकि वे भारत की नागरिक हैं, लेकिन धर्म के अनुसार व्यक्तिगत कानून महिलाओं के बीच अंतर करता है। हिंदू कानून के तहत एक महिला को जन्म से ही बेटे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। हिंदू कानून के तहत एक बेटी को सभी मामलों में बेटे के समान दर्जा और अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून के तहत ऐसा नहीं है। इसलिए ये यूसीसी की जरूरत को दिखाता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी की बात कही गई है। इस पर कानून बनने से संविधान की प्रस्तावना में लिखे सपने पूरे होंगे और देश सही मायने में धर्मनिरपेक्ष बनेगा। यूसीसी लागू होने से महिलाओं को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और सबको बराबरी का मौका मिलेगा। तो ये जस्टिस कुमार ने अपने फैसले जो दिया है उस पर टिप्पणी के दौरान ये अपनी बातें उन्होंने कहीं।
तो इस बीच यूसीसी पर कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी का बीजेपी ने स्वागत किया है। पार्टी के नेता बी मुरलीधरन ने इसे विपक्ष को आईना दिखाना करार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश के सभी नागरिकों के समान अधिकारों के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। Guidance given by the Karnataka High Court, which is in line with the constitutional principles, that will be taken care of not only by BJP. The Karnataka High Court has not given this direction to the BJP governments or those legislatures where BJP has a majority. Congress should open its eyes, sit up and listen. That is the court's opinion. Many states have taken steps towards a uniform civil code. No one faith, no one region, no one gender must have superior rights to the other. And therefore that common theme, that common core value of the Indian Constitution will be applied, and whether it is to reform and amend the Waqf Act or indeed to start a discussion on the need for a uniform civil code. तब सवाल यह है कि आखिर पूरे देश में यूसीसी कब लागू होगा, क्योंकि संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग लगातार उठती रही है। अनुच्छेद 44 कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। ऐसे कई मौके आए जब सुप्रीम कोर्ट भी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दोहरा चुका है। 1985 में शाहबानो केस और 1995 में सरला मुद्गल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो टिप्पणियां की थीं, उसके बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अब तक क्या रुख रहा है। तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने तत्कालीन सरकार को याद दिलाया कि उसे पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि देश की कोई भी अदालत सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर बना हुआ है। मतलब कोर्ट ने सरकार को फिर याद दिलाया कि गेंद उसके पाले में है और उसे इसे लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। 1994 में सर्वमित्रा सिंह बनाम वेंकटेश्वर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी लागू करना संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुताबिक है। 1995 के सरला मृदुल मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जो बेंच थी, उसने सरकार को यूसीसी लागू करने की सीधी हिदायत दी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह ने सरकार से अनुच्छेद 44 पर नए सिरे से विचार करने और समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने को कहा था। और 2003 के जॉन वल्लमतप्पम केस में मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे ने कहा था कि अनुच्छेद 44 को अब तक लागू नहीं कर पाना संविधान की विफलता है। और 2017 में ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत के मामले में फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का जिक्र किया था। वहीं 2019 में जोस पाउलो कटिन्हो मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि संविधान निर्माताओं की आशाओं और उम्मीदों के बाद भी यूसीसी लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कितनी बार यूसीसी लागू करने की बात कह चुका है। हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में किसी विशेष मजहब के लिए अलग से कानून कैसे हो सकता है। आइए सुनते हैं इस मामले में संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे का क्या कहना है। अक्सर हाईकोर्ट इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। भारत के में 2 नागरिकता नहीं होनी चाहिए। हिंदू की नागरिकता अलग तरह से डिफाइंड हो, मुसलमान की अलग तरह से डिफाइंड हो, ईसाई की अलग तरह से डिफाइंड हो, पारसी की अलग तरह से हो, यहूदी की अलग तरह से। जो भारत का नागरिक है, भारत में एक प्रकार के कानूनों से गवर्न होना ही चाहिए। ये हमारा न्यायालय लगातार कहता है। और भारत की खास बात है कि भारत का संविधान सेकुलर संविधान है। सेकुलर संविधान में रिलीजियस भेदभाव कैसे किया जा सकता है और क्यों हो सकता है। इसलिए माननीय न्यायालय लगातार ये बात कहता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिर से इस बात को कहा कि भारत में ये होना चाहिए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर यूसीसी को लागू करने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से कह चुके हैं कि देश को भेदभाव वाले कानूनों से मुक्ति लेनी ही होगी। बीते दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई थी। आप भी सुनिए इन दोनों ही मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट्स समय समय पर कॉमन सिविल कोड की हिमायत कर चुके हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और यहां तक कि आजादी के बाद जब देश का संविधान बनाया जा रहा था तब संविधान सभा में भी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। इस देश के ज्यादातर संविधान निर्माता कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे। यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआत में यूसीसी के पक्ष में थे, लेकिन देश के आज़ाद होते ही नेहरू जी के ख्यालात बदल गए। ऐसा माना जाता है कि नेहरू को मुसलमानों के रूप में एक वोट बैंक नजर आने लगा और उन्होंने अपना पैतरा बदल दिया। 1950-51 के आसपास नेहरू सरकार को समान नागरिकता संहिता को लाना चाहिए था, यूसीसी को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। तमाम विरोध और आम चुनाव नजदीक होने की वजह से नेहरू हिंदू कोड बिल को टाल गए, लेकिन 1952 के चुनाव में जब एक बार नेहरू को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान खाली था। फिर भी उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय 1955 से लेकर 1958 के बीच हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया, लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने तक की कोशिश नहीं की, और इसकी वजह थी मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू ने कई बार संसद में कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। इसलिए अंग्रेजों ने जिस शरिया कानून की सुविधा मुसलमानों को दी थी, नेहरू सरकार ने उसे आज़ादी के बाद भी बरकरार रखा। और नेहरू ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह खुद नेहरू ने बताई एक इंटरव्यू में। नेहरू ने 1956 में हंगरी के एक मशहूर पत्रकार टिबोर मेंडे को 3 घंटे का लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशंस ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा वो उनकी सोच को सामने लाता है। नेहरू ने कहा था, हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते तब तक उनके व्यक्तिगत कानून यानी इस्लामिक कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम उनके व्यक्तिगत यानी इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, जो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हंगरी के पत्रकार टिबोर मेंडे के साथ इंटरव्यू के दौरान नेहरू ने ये बात कही थी।
तो नेहरू कहते थे कि हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। आइए अब बात करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की और जानते हैं कि वो यूसीसी पर क्या सोच रखते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का पूरा सच जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमारे कई नेता बार बार बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि यही नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर या यूं कहें मुस्लिम वोट बैंक की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का चीख चीख कर विरोध करने लगते हैं। इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे और ये बात उन्होंने संविधान सभा में चर्चा करते हुए 2 दिसंबर 1948 को कही थी। बाबा साहब ने उस दिन यूसीसी पर कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें ये आज़ादी किस लिए मिली है? हमें ये स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीज़ों से भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून यानी धार्मिक कानून को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बन गया, लेकिन इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मुद्दे को छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू सरकार, जो उनकी सरकार थी, वो यूसीसी तो लेकर आ गई, यूसीसी तो लेकर नहीं आई, लेकिन 1951 में वो हिंदू कोड बिल लेकर आ गए। और तब तक ज़्यादातर लोगों को, जिनमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल थे, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही कानून में क्यों बांधा जा रहा है, इसमें मुस्लिम धर्म को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल ये सभी लोग एक तरह के समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर सरकार हिंदू मान्यताओं में दखल दे रही है तो वो यही दखल मुस्लिम मान्यताओं में क्यों नहीं देती। और इसी आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी हिंदू कोड बिल के बजाय समान नागरिक संहिता पर जोर दिया था। उन्होंने 14 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री नेहरू के नाम एक कड़ा पत्र लिखा जो प्रकाशित हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स में। इस पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि हिंदू कोड बिल एक भेदभाव पैदा करने वाला बिल है क्योंकि ये सिर्फ एक हिंदुओं पर ही लागू होता है। अगर हम इस बिल के प्रावधान इतने ही फायदेमंद हैं और लाभकारी हैं तो सिर्फ एक समुदाय यानी हिंदुओं के लिए ही क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी के समुदाय यानी मुस्लिम इसके लाभ से वंचित क्यों रहें? हमें एक ही विवाह और संपत्ति कानून बनाना चाहिए जो सभी समुदायों पर लागू हो। अगर ये बिल संसद में पारित भी हो जाता है तो मैं इस पर अपनी सहमति देने से पहले सरकार को पुनर्विचार करने को कहूँगा। तो इतनी सख्त बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को एक पत्र लिखकर लिखी थी। तो इस पत्र से ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1951 में ही समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके थे, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों पर बहस शुरू कर दी। हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि सारे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों को इससे छूट क्यों दी जा रही है, एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए, समान नागरिक संहिता क्यों लागू नहीं होना चाहिए और यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए। और ये सारे सवाल थे और इसका समर्थन करने वालों में अनेक नेता थे और इनमें से एक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की जो पार्टी आज बीजेपी के नाम से पहचानी जाती है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील देते हुए महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में 17 सितंबर 1951 को जो कहा उसने नेहरू सरकार की बोलती बंद कर दी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि एक ही पत्नी रखने का कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही उचित है? एक पत्नी रखने का कानून सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। मैं हिंदू कोड बिल बनाने वालों की कमजोरी जानता हूं, उनपे मुसलमानों के कानून को छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब आपकी मर्जी हो तब आप हिंदुओं के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इतनी बड़ी बात
संसद में कही थी और ये वो तारीख थी 17 दिसंबर 1951। तो तमाम मांगों के बाद भी जब नेहरू सरकार समान नागरिक संहिता नहीं लाई तो इससे उस वक्त के कट्टरपंथी मुसलमान बहुत खुश हुए। इसका सबूत मिलता है 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में हुई एक बहस से। इस बहस में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता एम मोहम्मद इस्माइल ने। अब आप सोच रहे होंगे कि एम मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के नेता थे तो भारत की राज्यसभा में, भारत की संसद में क्या कर रहे थे? दरअसल ये पाकिस्तान बनाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए थे। ये तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल आज़ादी तक जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। वो पूरे दक्षिण भारत में पाकिस्तान के निर्माण के लिए खाद पानी जमा करते थे। उन्हें दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना के कई समर्थकों की तरह ये भी पाकिस्तान नहीं गए। इन्होंने हिंदुस्तान में एक नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली। ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसके समर्थन से पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी केरल के वायनाड में चुनाव जीतते हैं। और इसी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे एम मोहम्मद इस्माइल साहब, जो 1952 में राज्यसभा का सांसद बनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जिन्ना वाली सोच इनके अंदर तब भी मौजूद थी, वो अंदर से गई नहीं थी। इन्होंने राज्यसभा में दलील दी कि समान नागरिक संहिता नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मुसलमानों के 4 निकाह और तलाक में दखल पैदा होगा। एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि आज भी ये सोच कई कट्टरपंथियों के दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मज़हब के आधार पर बना है। ये कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी ज़िंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। तो आपने इस तरह से मुस्लिम लीग के अलावा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉमन सिविल कोड पर महान विचार सुन लिए हैं। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी हस्ती के विचार बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष थे और एक बहुत बड़े कानूनविद होने के नाते उस दौर में यूसीसी पर वो क्या विचार रख रहे थे वो हम आपको बताएंगे। इस हस्ती का नाम है मोहम्मद अली करीम छागला, जिन्हें सारी दुनिया एमसी छागला के नाम से जानती है। एमसी छागला भारत के विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। इसके अलावा वो ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार में काम किया। और इतना ही नहीं, छागला 11 साल तक, जी हाँ 11 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। तो एक न्यायविद होने के नाते हमें एमसी छागला के विचार यूसीसी पर जरूर जानना चाहिए। और ये विचार हमें मिलते हैं उनकी मशहूर पुस्तक रोजेज इन दिसंबर में, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के पेज नंबर 85 पर एमसी छागला लिखते हैं, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, संविधान सभी के लिए बाध्यकारी है। अगर संविधान में कोई आदेश है तो उसे स्वीकार और लागू किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल पारित करवाने में बहुत शक्ति और साहस दिखाया, लेकिन बात जब मुसलमानों की आई तो उन्होंने हस्तक्षेप ना करने की नीति को अपना लिया। मैं ये देखकर काफ़ी डरा हुआ हूँ कि एक तरफ तो हिंदुओं के लिए एक विवाह को कानून बना दिया गया है, लेकिन मुसलमान अब भी बहु विवाह का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नारीत्व का अपमान है। मुझे मालूम है कि मुस्लिम महिलाएं इस भेदभाव पर नाराज़ हैं। वहीं संविधान विशेषज्ञ डीके दुबे ने जोर देते हुए कहा है कि जिन कारणों की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया वो अब समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से मुसलमानों को यहाँ पर रोका गया और उसके बाद अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर पंत मिर्जा समझौता हुआ। उन्होंने साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में 2 प्रकार की नागरिकताएं नहीं हो सकती। जिन कारणों से उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया था वो कारण समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि जब नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से मुसलमानों को यहाँ पर रोका गया और उसके बाद माइनॉरिटी के संरक्षण को लेकर पंत मिर्जा समझौता हुआ। इन समझौतों के बाद एक 1950 में होता है,
एक 1955 में होता है। इन समझौतों के बाद ये बात दिखाई दे रही थी। हालांकि इन समझौतों से पहले ही भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाला जा चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक चिट्ठी 10 अक्टूबर सन 1949 को के मुंशी साहब ने पढ़ी। उन्होंने कहा कि भारत में दो प्रकार की नागरिकताएं नहीं हो सकती, एक जो प्रिंसली स्टेट में रहता हो उसकी नागरिकता, और एक जो दूसरे स्टेट में रहता हो उसकी नागरिकता। इन दोनों नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों में फर्क नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में जो फंडामेंटल राइट है वो एक संविधान में डाले जाएं। आप ये सोच लीजिए, अगर यूसीसी लागू नहीं करते हैं तो सरदार पटेल का ये शब्द कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमको चाहिए प्रत्येक नागरिक के लिए, या इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहिए हमें नागरिक के लिए, ये पूर्ण नहीं होता। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में हजारों शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद सियासी घमासान किस तरह से है जारी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पूरा सच में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी खो चुके हजारों लोगों ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और बड़ी संख्या में प्रभावित शिक्षक नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान स्टेडियम के बाहर अराजकता की स्थितियां भी पैदा हो गई और पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि ममता बनर्जी ने शिक्षकों को भरोसा दिया कि वो किसी भी सूरत में शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने देंगी। लेकिन तमाम ममता के दिलासों के बाद भी शिक्षकों का जो गुस्सा था वो फूट पड़ा। उन्होंने इसके पीछे सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आज सरकार हमें लॉलीपॉप बांट रही है, इसके बाद अब कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने समेत बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।